नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। हम साधना न्यूज पर प्राइम टाइम पर ऐसे प्रोग्राम लाना चाहते हैं जो लोगों की प्रेरणा बने और देश के हमारे दर्शक ये जाने कि आखिर जो शख्स से शख्सियत बनते हैं उनकी सफ़र कैसा होता है ज़िंदगी का, वो कैसे एक सामान्य एक छोटे से गांव में पैदा होते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहां बिल्डिंग भी नहीं होती है, जहां सरकारी शिक्षकों की भी कमी होती है, विषम परिस्थिति में भी पढ़कर और गांव से अखिल भारतीय सेवा में अगर आते हैं और वो प्रेरणा बनते हैं और मध्य प्रदेश ही नहीं देश में अपने काम के कारण देश भर में प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसी शख्सियत है हमारे साथ 87 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री पवन जैन सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। हमारी कोशिश ये है सर कि दर्शकों को ये जानकारी हो सके कि क्या जो काम चल रहा है, जिस तरीके से आप काम करते हैं, वो स्ट्रगल हुआ, स्ट्रगल से कल्पना भी नहीं कर सकता आम आदमी की, एक छोटे से गाँव से निकल के और इस सेवा में आता है। आपका जो मुकाम है वो ऑनेस्टी के साथ साथ काम के और हर सेक्टर को आपने छुआ है, चाहे दूसरे विभाग। अमूमन कहा जाता है कि पुलिस का सिर्फ एकमात्र काम होता है डंडा चलाना, लेकिन आपने कल्चर से लेके स्पोर्ट्स से लेके सामाजिक संगठनों से लेके हर सेक्टर को जोड़ा है और लोगों की पसंद बने सर। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि शुरुआती स्ट्रगल से आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और आज जहां हैं उसमें किन लोगों का सहयोग था, कौन आपके साथ थे? देखिए, मेरी जो जन्मस्थली है राजस्थान के राजाखेड़ा कस्बे की है। मैं वहीं पला बढ़ा। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ के शासकीय विद्यालय में हुई और जैसी विसंगति होती है ग्रामीण और छोटे कस्बों की, वही थी कि वहाँ पे हमारे स्कूल में न तो हमारी बिल्डिंग थी और अधिकांश विषयों में हमारे पास अध्यापक भी नहीं थे। तो ऐसे स्कूल में पढ़ना अपने आप में एक संघर्ष होता है। तो वो दौर चला। मैंने वहाँ से सेकेंडरी हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं पास की। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में गया धौलपुर में। मैंने वहाँ से बीएससी की। तो वहाँ पर हमारे साथ दूसरी विसंगति आई। वहाँ कॉलेज में बिल्डिंग तो थे, लेकिन हमारे जो लेक्चर थे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, वो पीएचडी करने के लिए जयपुर या दूसरे शहरों में चले गए। तो हमारे पास हमारी जो मेन फैकल्टी थी वो नहीं थी। उसके बाद जब पहली बार मैं जयपुर में गया, जहाँ से मैंने एमएससी की, तब पहली बार हमें एक अच्छे स्तर के संस्थान में अच्छे स्तर के शिक्षक मिले और वहीं मुझे पहली बार पता चला, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बहुत पता नहीं होता हम लोगों को। तो जब मैं वहाँ अम्बेडकर हॉस्टल में रहता था तो वहाँ मैंने देखा कि हमारे कुछ वरिष्ठ साथी थे, वो यूपीएससी की परीक्षा दे रहे थे। तो वहाँ मुझे पहली बार ये पता चला कि यूपीएससी की परीक्षा होती है जिसके माध्यम से लोग एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विसेज में जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि मेरे ग्रामीण परिवेश के बावजूद मैं जयपुर जब पढ़ने गया तो उस संघर्ष को मैं आज भी बहुत शिद्दत से याद करता हूँ और मैं मानता हूँ कि मेरे परिजनों की, मेरे पिताजी की, माताजी की और मेरे गुरुजनों की कृपा रही कि मैं उस परिवेश से निकलकर और विश्वविद्यालय तक पहुँचा। और फिर मैंने जिस रूप में भी सिविल सेवा के बारे में जानकारी मिली और मैंने परीक्षा दी। और सबसे ज़्यादा मुझे हमेशा फ़ख्र रहता है इस बात का कि मैं हिंदी का ऐसा बेटा हूँ। मैंने हिंदी माध्यम से सिविल सेवा में पहली बार किसी पूर्ण विज्ञान के विषय को, फिजिक्स को, मैंने हिंदी माध्यम में लिखने का प्रयास किया और मैं जब भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुआ तो मैं हिंदुस्तान का ऐसा पहला विद्यार्थी भी था। सर, लोगों में एक पुलिस का एक अलग होता है कि पुलिस अधिकारी होने का एक अलग रुतबा होता है। आपके साथ हमेशा ये बात रही है कि आपने नवाचार किए हैं और देश भर में उन नवाचारों की चर्चा रही है। आप स्टार्टिंग से जब पहली बार आप कहीं आईपीएस अधिकारी बनने के बाद आपने जब ज्वाइन किया, तब से लेके अब तक बहुत सा जनता का जो सहयोग और जनता का स्नेह है वो उमड़ पड़ता है। अमूमन पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ ऐसा कम होता है। तो ये कैसे आप मैनेज करते थे, क्योंकि पुलिस से खौफ ज्यादा खाते हैं लोग और आपके लिए उमड़ पड़ते थे हजारों की? देखिए, मैं जहाँ जिस गांव में रहता था वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की त्रिवेणी है। चंबल और उटंगन नदी हमारे कस्बे की सीमा बनाती थी अलग अलग राज्यों से। तो वहाँ की पुलिस को लेके लोगों के दिमाग में एक बड़ी धुंधली सी छवि थी और उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि वैसी पुलिस मैं समझता हूँ कभी सम्मान के हकदार नहीं हो सकती जिसके बारे में आम आदमी विश्वास नहीं करता हो। तो मेरे मन में हमेशा ये था कि मैं पुलिस की छवि बनूं। तो जब मेरी ट्रेनिंग के बाद मुझे मध्य प्रदेश काडर मिला, मेरी पहली पदस्थापना ट्रेनिंग के रूप में ग्वालियर में हुई। तो मुझे एक कहीं ना कहीं मेरे तार जुड़े थे चंबल के उस पार से, तो मैं उस परिवेश को, उस संस्कृति को समझ सकता था
और मुझे बहुत अच्छे एसपी थे हमारे पीवी डिक्रूज, उनके अंडर में मुझे ट्रेनिंग करने का सौभाग्य मिला। उसके बाद मैं पहली पोस्टिंग मेरी हुई उज्जैन में नगर पुलिस अधीक्षक के रूप में, और मैं समझता हूं कि महाकाल की नगरी से जो आशीर्वाद शुरू हुआ, 34 साल से मेरी मध्य प्रदेश में ये पुलिस की और तमाम पुलिस से इतर जो हो सकते हैं पद, वहाँ भी मैंने काम करने का अवसर मुझे मिला है। तो मैंने कहीं ना कहीं कोशिश की कि जहाँ भी रहूँ कोशिश करूं कि अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसा कुछ करें जो कहीं ना कहीं समाज को ज़्यादा पसंद आए। तो मैं मानता हूं कि जो मेरे बहुत अच्छे पड़ाव रहे उज्जैन के बाद, मैं बरेली में एसडीओ भी रहा, जो मुझे लगता है कि उतना मुझे आदर और सम्मान कहीं और किसी जगह पे शायद ही मिला हो, क्योंकि वो एक छोटी सी जगह थी और मैंने भी पूरे मन और प्रेरणा से काम किया। तो पुलिस के प्रति एक उजली छवि मैंने देखा जब मेरी वहाँ से विदाई हुई। मैं वहाँ से पदोन्नति पे एडिशनल एसपी सिटी भोपाल आया तो पूरा कस्बा मुझे विदाई देने आया, तो वो मेरे मन में वो सब जुड़ा हुआ है। वहाँ के पुलिस वालों की जो भावनाएं थी कि मैं एक बार जब मेरा ट्रांसफ़र हो गया, लौट के गया रात में, तो एक नाव से वो मेरी गाड़ी को लेने आ गए थे क्योंकि पानी बहुत था और बारना में बाढ़ आ गई थी। और वो पूरे थाने के स्टाफ को मैंने देखा तो मुझे लगा कि अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं जो आपके साथियों को लगता है कि आपने पुलिस की वर्दी की इज्जत बढ़ाई है, तो मैं हमेशा से ये मानता हूं कि पुलिस की वर्दी वही सम्मान के काबिल है जिसको देखकर शरीफ चैन से रहे और बदमाश बेचैन रहे। और जहां ऐसा होता है कि जिस वर्दी को देखकर बदमाश चैन में हो और शरीफ बेचैन हो, वो वर्दी सम्मान के काबिल नहीं है। आपने पुलिस की गरिमा तो बढ़ाई है, साथ में सर जहां जहां आप रहे, जिन जगहों पर आपकी पोस्टिंग रही, क्योंकि बहुआयामी व्यक्तित्व के होने के कारण आपने हर जगह एक नवाचार किया है। आप चूंकि संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी आपने बहुत काम किया, स्पोर्ट्स की तरफ, चूंकि मध्य प्रदेश सरकार ने आपको हर सेक्टर में काम, अमूमन पुलिस विभाग में इतना अलग अलग उस पर काम नहीं करने देते हैं, क्योंकि एसपी बनाएंगे, आईजी बनाएंगे, डीआईजी बनाएंगे, डीजीपी बनाएंगे, लेकिन आप संस्कृति विभाग में भी रहे, अब आप खेल विभाग का जिम्मा है। आपको ऐसा लगता है कि आपने जो संस्कृति विभाग में किया, चूंकि हिंदी को अगर सम्मान दिलाने का काम किया है, और देश भर में अगर हिंदी के प्रति किसी को और गिना जाता है कुछ लोगों को, तो उसमें पवन जैन सर का नाम है, तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप जैसे व्यक्तित्व कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग सिर्फ एक सीमा में रह के काम करते रहते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि आप कोई भी काम अगर सच्चे और अच्छे मन से करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आपको प्रतिफल मिलता है। मैं जब भारत भवन में न्यासी सचिव के रूप में, संस्कृति संचालनालय में आयुक्त के रूप में गया, तो इस बात पर सवाल उठे कि पुलिस अधिकारी और संस्कृति इनमें कैसा तालमेल है। तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ, मेरी एक पीड़ा रहती है कि बंद हों थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं, शहर सोए चैन से बस इसलिए सोता नहीं, कर्म पथ में है मिले मुझको मगर कांटे बहुत, आदमी हूँ कैसे कह दूँ मैं कभी रोता नहीं। मैं जहाँ भी रहा मैंने संवेदनाओं को हमेशा अपने साथ रखा। संस्कृति विभाग में गया तो मुझे लगा कि संस्कृति विभाग का एक कैलेंडर होना चाहिए, भारत भवन में लोग आने चाहिए, कलाकार आने चाहिए, और भारत भवन फिर से गुंजायमान हुआ। संस्कृति विभाग के जितने समारोह थे, चाहे वो तानसेन समारोह हो, ग्वालियर का खजुराहो नृत्य समारोह, उनकी रौनक लौटी। हमने साप्ताहिक कैलेंडर तक बनाया, लोगों को पहले से पता होता था कि हमारे कौन से आयोजन कहाँ होंगे। तो संस्कृति विभाग का एक नया परिदृश्य बना, और बहुत सारे जो हमारे समीक्षक थे कला के, उन्होंने ये पाया कि भोपाल जो संस्कृति का एक परिचायक था भारत भवन के कारण, उसकी जागरूकता लौटी है, उसके फिर से कहिए कि वहाँ पे फिर से संगीत, कला और साहित्य की बहार आई है। और फिर मेरा जुड़ाव चूँकि हिंदी साहित्य में कविता से था, मंच से था, तो मुझे उस नाते देश के साहित्यकारों को जोड़ने में बड़ी आसानी हुई। और हमने जब हर जगह कवि सम्मेलनों की शुरुआत की, बाद में वो एक परंपरा बन गई कि पूरे प्रदेश में जितने कवि सम्मेलन मध्य प्रदेश में होते हैं उतने हिंदुस्तान के किसी और हिंदी प्रदेश में नहीं होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन विभागों में काम करने के कारण मुझे पुलिस से इतर दूसरे लोगों के पास जानने का मौका मिला। तो कई बार मुझे एक चीज़ अच्छी लगती थी, जब भी कभी बड़े कलाकार हमारी जूरी में होते थे, चाहे वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हों, शिव कुमार शर्मा हों, अनुपम खेर हों, जावेद अख्तर जी हों, तो इनके साथ बात करने में एक बात हमेशा से आती थी कि पुलिस में वो लोग आते हैं, थाने में अधिकांशतः, जो दूसरों को पीड़ा देते हैं, वो अपराधी होते हैं और उनको पुलिस पकड़ कर लाती है। और
कला में वो लोग होते हैं जो समाज को आनंद देते हैं, अपनी संगीत से, अपने नृत्य से, अपनी कला से, अपने नाट्य से, अपनी तमाम संस्कृति की आयामों से वो लोगों को आनंदित करते हैं। तो ऐसे विभाग में काम करने का अलग आनंद है। जैसे मैं अब खेल में हूँ तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मकता रहती है, और कोरोना काल ने शायद हमें सिखाया भी है कि अगर आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उसके लिए आपको खेल और योग के साथ जुड़ना ज़रूरी है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये हमारे खिलाड़ी हैं जो हमें तिरंगा फहराते दिखते हैं, जिसमें कहीं कोई किसी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं होते। अगर हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के बाहर एक पाते हैं तो तभी पाते हैं जब हमारे खिलाड़ी तिरंगे के नीचे हमें जनगण मन की धुन सुनवाते हैं। आपने चूंकि दर्द बांटने से ज़्यादा दर्द को ना होने दें और आम आदमी को आनंद की अनुभूति हो, ऐसी हमेशा कार्य प्रणाली आपकी रही है। आपने बहुत सारे काम करे होंगे सर, कोई ऐसी घटना, हमारे दर्शक चूंकि करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, ऐसी कोई घटना जो लोगों को प्रेरणा देती, चूंकि नए आईपीएस आईएएस जो आते हैं वो ये रोल मॉडल के रूप में आपको देखते हैं, चाहे ऑनेस्टी के मामले में हो, चाहे कर्तव्य परायणता के मामले में हो, और लोगों के दिमाग में एक छवि बनती है। पवन जैन सर का नाम आते ही ये लगता है कि बहुआयामी व्यक्तित्व के एक शख्सियत के साथ हम बैठे बात कर रहे हैं। देखिए शिशिर जी, जो भी आपने मेरे बारे में कहा है मैं उसके काबिल बनने की कोशिश कर सकता हूँ। आपने जो बड़ी बातें कही हैं, मैं इतना कह सकता हूँ एक मर्यादा के साथ कि मैंने कोशिश की। मैं सरगुजा में था तो मैंने दो नवाचार किए। एक तो ये है कि हमारे समाज को हमसे क्या उम्मीद है, तो मैंने विदिशा में, सरगुजा में, सीहोर में, उज्जैन में, तमाम जगह ये प्रयास किए कि लोग हमें बताएं कि हमें कैसा होना चाहिए, हमारी पुलिस कैसी हो। उस पर मैंने तमाम परिचर्चाएं की जहां समाज के विभिन्न वर्गों ने अपनी बात रखी, और उनकी जो भी उन्होंने हमें अपने विचार रखे उसके अनुरूप हमने अपने आप को ढालने की कोशिश की। और उसी दौर में जब मैं सरगुजा में था तो एक ऐसा वाकया हुआ जिसको मैं आपके दर्शकों के साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा कि मैं वहाँ पुलिस अधीक्षक के रूप में अपने वार्षिक निरीक्षण पर चिरमिरी थाने में गया था। जो लोग फिल्में देखते हैं उन्हें बता दूं कि कोयला खदानें, जैसे उन्होंने काला पत्थर फिल्म देखी होगी, तो अंडरग्राउंड माइंस होती हैं। तो वो अंदर खदान में मजदूर जाते हैं, उनके सर पे उनका हेलमेट होता है, उसमें थोड़ी सी लाइट लगी होती है, और बहुत अंदर और बहुत ही कहिए खतरनाक और असुरक्षित जगह पे उनको काम करना पड़ता है। तो उनकी जीवनचर्या वैसे ही बहुत कठिन होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, मजदूरी करते हैं। तो वहाँ पर वो साहूकारों के चंगुल में थे, और मुझे उस समस्या की गंभीरता का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जब मैं इंस्पेक्शन के बाद अपने थाने में बैठा था चिरमिरी में, तो एक महिला आई, बहालो बाई उसका नाम था। उसने मुझसे कहा कि मेरा पति घर से भाग गया है। टूटी फूटी वो छत्तीसगढ़ी भाषा में बोल रही थी। मैंने टीआई से अनुवाद करने को कहा क्योंकि मेरे को उतनी अच्छी छत्तीसगढ़ी नहीं आती थी। उसने कहा कि इसका पति घर पे नहीं आता है। तो मैंने उससे पूछा क्यों नहीं आता है, कि वो भाग जाता है। तो मैंने कहा क्यों भाग जाता है, कि बोले साहूकार के डर से भाग जाता है। तो मैंने कहा साहूकार क्यों, कि बोले साहूकार अपने पैसे मांगने आता है। तो मैंने कहा क्या हुआ था, तो उसने मुझे बताया कि 9 साल पहले उसके पति ने 5,000 रुपये का साहूकार से कर्जा लिया था, जिसके बदले में वो 2.5 लाख की ब्याज ले चुका है, और अब भी 60,000 रुपये मांगता है। तो मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा ये तो टीआई को भी थोड़ा सा लगा के बोले सर वेरीफाई करते हैं। तो मैंने फिर वहाँ के बैंक के कर्मियों से, वहाँ के पत्रकारों से बात की, तो उन्होंने बताया कि साहब यहाँ कोयलांचल क्षेत्र में करीब 35 कॉलोनी हैं, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की, SECL की, और उसमें 70,000 मजदूर काम करते हैं। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, कोतमा, भटगांव, विश्रामपुर, सब जगह उनका फैलाव है। और ये मजदूर साहूकारों के यहाँ अपनी पासबुक गिरवी रख देते हैं और चेक पर साइन कर देते हैं। उसके बाद साहूकार के एजेंट इनके पैसे निकालने जाते हैं, और कुछ हज़ार के बदले वो पहले सिलसिला शुरू होता है कुछ 100 रुपये महीने, फिर 1000 रुपये महीने, और बाद में वो पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम हो जाते हैं क्योंकि वो हिसाब नहीं जानते हैं। तो हम लोगों ने फिर बैंक के अधिकारियों से बात की, और एक सरगुजा में हम लोगों ने एक सुव्यवस्थित अभियान चलाया। पहले हमने जागरण अभियान चलाया, लोगों को बताया कि आप किसी को अपनी पासबुक ना दें, कोई आपकी ज़बरदस्ती सामान, स्कूटर, आपकी कोई भी मूल्यवान वस्तु ना लेके जाए। फिर हमने उन लोगों से सर्वे किया तो पता चला ऐसे करीब 20,000 मजदूर थे जिनकी पासबुक उनके पास नहीं थी। तो धीरे धीरे करके हमारे पास वो नाम आने लग गए कि किन के पास पासबुक हैं। हम लोगों ने बैंक में गार्ड लगाए, फिर हमने उनके घरों में दबिश दी। तो करीब हमने 175 साहूकारों को गिरफ्तार किया,
और जो कर्जा एक्ट है वो बहुत ही लुंज पुंज एक्ट है। तो हमने उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन की धाराएं लगाई। अगर वो पीड़ित दलित और आदिवासी है तो हमने अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट का भी प्रयोग किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको किसी को भी जमानत नहीं मिली, और 10,000 मजदूरों को उनकी पासबुक 1 महीने के अंदर वापस मिल गई। तो हमने करीब मजदूरों की 20 करोड़ रुपए से ज्यादा उनकी जो पसीने की कमाई थी वो साहूकारों की तिजोरी से आजाद करवाई, और वो लोग आज भी उस अभियान को याद रखते हैं। सरगुजा के बाद जब मैं सीहोर में गया, फिर मैं उज्जैन में आईजी के रूप में गया, तो हमने उस अभियान को निरंतर रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे ग्रामीण भारत में सूदखोरी एक बड़ी समस्या है और इसके लिए एक नहीं अनेकों अभियान की आवश्यकता है। तो मैं मानता हूं कि उस महिला ने मुझे प्रेरणा दी ये काम करने के लिए। जिसे मानता हूं कि ये एक नवाचार था जिससे आज भी हमारे एक साथी हैं शहडोल में अवधेश गोस्वामी, वो काम कर रहे हैं सूदखोरी में, वो क्षेत्र भी वही है। उससे पहले मेरे एक साथी पुलिस अधीक्षक थे जी के पाठक मंदसौर में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने केवल सूदखोरी पर काम नहीं किया बल्कि जो मानव तस्करी के प्रकरण होते हैं बच्चों को बरामद करने, उसमें भी उन्होंने काम किया। तो मैं मानता हूं कि इस तरह के काम करने से पुलिस की एक अलग छवि लोगों के बीच में बनती है। तो आज भी जब मैं सरगुजा जाता हूं या सीहोर जाता हूं या उज्जैन जाता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और उन लोगों से मिलकर जो निश्चित रूप से सूदखोरी के चंगुल से आज़ाद हुए उनकी दुआएं मुझे हमेशा मिलती हैं। सर, चूंकि सूदखोरी का राष्ट्रीय स्तर पे, आपके अभियान के बाद राष्ट्रीय स्तर पे कई प्रदेशों में इसका अभियान चला। एक और आपने अभियान चलाया था जहां तक मुझे जो याद है, जनता पुलिस और जनता के बीच में तालमेल की हमेशा कमी रही है, भय, पुलिस के पास जाने से घबराते थे। तो जनता को जोड़ने का भी एक अभियान आपका चर्चा में हमेशा रहा कि आप जनता को जोड़ते थे और जनता आपके पास आके अपने सुख दुख की बात करती थी। इसमें किस तरीके से आपको अनुभव हुए कि कैसे लोग जुड़े? देखिए, ऐसा पहला प्रयोग हमने विदिशा में किया था, और वहां पर उन दिनों राष्ट्रपति शासन था, मेरे साथ कलेक्टर थे सीपी अरोड़ा। तो होली से लेकर रंग पंचमी तक त्योहारों की श्रृंखला रहती है, चूंकि विदिशा, सिरोंज और कुरवई और कई क्षेत्र वहां पे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील हैं। तो हम लोगों ने बहुत एहतियात रखा, चूंकि 92 में दंगे हुए थे भोपाल उज्जैन में, तो उसके बाद माहौल में थोड़ा सा सांप्रदायिक तनाव भी था। तो हमने लोगों का सहयोग लिया, लोगों का आह्वान किया कि वो एक तरह से पुलिस के साथ मिलकर काम करें ताकि कोई अप्रिय वारदात ना हो। और ये सब त्योहार जब हो गए तो हमने एक पुलिस लाइन में एक जो है उनके लिए संस्कार समारोह रखा, एक उनको सबको बुलाया। तो वो सारे लोग जो थे नगर के गणमान्य विदिशा के, मुझे आज भी ध्यान है, सब लोग आए। मैं और कलेक्टर उनके मेजबान के रूप में थे। तो जब शाम को सारा स्वल्पहार जलपान के बाद वो वापस जाने लगे तो उनमें से कई वरिष्ठ वकील और कई वरिष्ठ साथियों ने कहा कि सर, आज आपने हमारा पुलिस लाइन में अभिनंदन किया, आपने हमारा स्वागत किया, ऐसा हमने क्या किया? तो मैंने कहा, जनता का काम केवल प्रत्यक्ष सहयोग देना नहीं है, अप्रत्यक्ष भी है। मैंने कि आपने अपने घरों में रहकर नियमों का जो पालन किया और लोगों को जो प्रेरणा दी, वो भी एक तरह का वो है। तो वो मेरी एक शुरुआत थी लोगों के साथ एक संवाद करने की। फिर हम लोगों ने कई जगह पर परिचर्चाएं की जहाँ के समाज के वरिष्ठ लोग, जनप्रतिनिधि लोग, वो वक्ता के रूप में थे, और हमारे सिपाही से लेकर पुलिस अधीक्षक तक हम श्रोता के रूप में थे। हमने मंच उनको दिया, अपनी पुलिस लाइन में बुलाया, उनका आतिथ्य सत्कार किया, साथ में भोजन भी कराया। फिर उनसे पूछा कि हमारी पुलिस कैसी हो, तो उन लोगों ने कहा कि ऐसी हो। तो मतलब बेसिकली हमने लोगों से ये जानना चाहा कि पुलिस कैसी होनी चाहिए, शहरों में क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कस्बों में क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, असामाजिक तत्वों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, अवैधानिक गतिविधियों पर किस तरह अंकुश लगना चाहिए। तो समाज के जो विचार थे वो हमने आत्मसात भी किए और उसके अनुरूप खरा करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है इसके कारण पुलिस का जुड़ाव रहा। बरेली से लेके उज्जैन तक की जो मेरी यात्रा रही, अनुभागीय अधिकारी पुलिस से लेके आईजी पुलिस के रूप में, तो मैंने हमेशा आम जनता को जोड़ने की कोशिश की। जब उज्जैन में थे तो बाबरी मस्जिद पर निर्णय आने वाला था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सतर्कता रखी थी। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तब भी वही मुख्यमंत्री थे, तो उनकी बहुत चिंताएं रहती थी। तो हम लोगों ने संवाद भी किए, दोनों समुदाय के बीच में संवाद किए, और ये हुआ कि वहाँ पे व्यवस्थाएं बिल्कुल रहीं। और उज्जैन इंदौर को उस रूप में एक पैमाना माना जाता था कि अगर यहाँ शांति रहेगी तो पूरे प्रदेश में रहेगी। तो उस तरह का अनुभव भी रहा। तो जनता के साथ जुड़ने का, उनके साथ संवाद करने का, उनकी इच्छा अनुरूप पुलिसिंग करने का एक जो अनुभव था, उससे आम आदमी के साथ जुड़ाव हुआ।
सर एक और सवाल सामयिक है कि इन परिस्थितियों में कई बार आपके साथ, क्योंकि आप बहुत ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग रही है, राजनीतिक दखलंदाजी या अधिकारियों की दखलंदाजी के कारण ऐसा कहा जाता है कि पवन जैन साहब कानून के हिसाब से चलते हैं, जनता की बात करते हैं, उन पे कोई राजनीतिक प्रभाव का असर नहीं होता है। क्या आम जनता यही चीजें चाहती है? एक्चुअल में उसको ये कहा जाता है कि जनता के लिए है, सरकार जनता के लिए होती है, सिस्टम जनता के लिए होता है, और आपने जनता की जन भागीदारी, समाज की भागीदारी को साथ में खड़ा किया। देखिए, मैं ये मानता हूं कि हम जिस तरह के स्वरूप में हैं वहां जनप्रतिनिधि अपनी बात कहेंगे, और मैं उसको बिल्कुल अन्यथा नहीं लेता, मैं उसको हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं मानता। चाहे वो सरपंच हों, जिला पंचायत के सदस्य हों, विधायक हों, महापौर हों, उनको जनता की बात पुलिस अधिकारियों तक लाने का पूरा हक है। कई बार ये होता है कि हम ये मान लेते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो हमेशा ही सच कह रहे होंगे। मेरा ये मानना है कि हम जब भी कोई जनप्रतिनिधि हमारे संज्ञान में कोई बात लाता है तो हम उसको पूरा पुष्टि कराते थे, और अगर वो सत्य है तो हम कार्रवाई करते थे। लेकिन कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो इसके माध्यम से हमारे जो अधीनस्थ हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनको प्रश्रय देने की कोशिश करते हैं, या कई बार अपराधी तत्वों के हक की बात करते हैं। तो उसमें हम लोग वेरीफाई करने के बाद मैंने ये पाया कि मेरी करीब मैं 9 साल पुलिस अधीक्षक रहा और 2.25 साल के करीब मैं आईजी भी रहा, कि हमने जब भी जनप्रतिनिधियों को सही बात बताई तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और उन्होंने फिर पुलिस पर दबाव नहीं बनाया। तो मैं अपने नए साथियों से यही कहना चाहता हूं कि देखिए, उसको आप हस्तक्षेप के रूप में मत लो। वो लोकतंत्र का एक मजबूत हिस्सा है, क्योंकि वो चुने हुए लोग हैं, जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो अगर उनके हक की कोई बात कह रहे हैं तो उस बात को हमें सुनना है और उस पर ध्यान देना है। लेकिन अगर वो कोई गलत व्यक्ति की सिफारिश कर रहे हैं, अगर वो किसी अवैधानिक गतिविधि को प्रश्रय दे रहे हैं, तो हमें कानून के हिसाब से काम करना है। और हो सकता है कि कई बार उनको वो चीज़ खराब लगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे अनुभव बहुत अच्छे हैं। जितने लोगों को हमने ये बताया कि ये व्यक्ति गलत है, इस पर कार्रवाई होनी है, तो अधिकांश लोगों ने हमारा समर्थन किया। सर एक और बात निकल कर सामने आती, कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपके जो काम हैं, आपकी जो जनता की तरफ से बहुत स्वीकार्यता होती है, लेकिन कई बार सिस्टम अनुमति नहीं देता है कि ये काम आप कर रहे हैं। आप खेल एवं युवा कल्याण विभाग में संचालक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ ऐसे काम हैं जो आप करना चाहते हैं और अभी आपके भविष्य की प्लानिंग में आपके शामिल है, जो हमारे दर्शक की, क्योंकि खेल अगर स्पोर्ट्स स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, और अब आपको ये जिम्मेदारी मिली हुई है। देखिए शिशिर जी, मैं फिर कहता हूँ कि ऐसा कोई विभाग नहीं हो सकता जहाँ उसकी अपनी सीमाएं ना हो, या उसकी अपनी कुछ, जिसमें कहिए कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ रहती है जो आपके हाथ में नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उतनी ही योजना बना सकते हैं जितने हमारी वित्तीय साधन हमें परमिट करते हैं। पर मुझे लगता है कि कोरोना काल के बाद खेलों के प्रति लोगों का रुचि बढ़ेगी, लोग खेल मैदानों से जुड़ेंगे। हम उस दौर के लोग हैं जब हमारे अभिभावक, हमारे पेरेंट्स, हम कहीं अगर क्रिकेट खेलने जाते थे या खो खो कबड्डी खेलते थे तो घर वाले हमें पकड़ कर लाते थे कि बेटा पढ़ ले, खेल से कैरियर नहीं बन सकता। तो लेकिन अभी स्थिति दूसरी है। अब बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर टाइम दे रहे हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आईपैड हो। तो पेरेंट्स अब चाहते हैं कि वो उस डिजिटल दुनिया से, एक आभासी दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में जाए, और अगर उसको अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो खेल और योग से जुड़े। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए आगे का एक वातावरण तैयार हो रहा है। और अभी हमारी सरकार में पिछले कई सालों से हमारी माननीय खेल मंत्री के सार्थक प्रयासों से, मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हमारा बजट काफ़ी बड़ा है। और अभी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में ये भी लाया है कि केवल खेल विभाग नहीं, दूसरे तमाम विभाग हैं, चाहे वो नगरीय प्रशासन हो, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, चाहे आदिम जाति कल्याण हो, जिनके अपने खेल मैदान हैं, उनके अपने आवासीय खेल परिसर हैं, अगर हम समन्वित रूप से काम करें तो एक माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर विभागीय समिति भी बनी है कि हमें खेलों के उत्कृष्टता के सेंटर बनाने होंगे। आज हमारी एकेडमियां भोपाल में संचालित हैं, अधिकांश कुछ जबलपुर, ग्वालियर और शिवपुरी में भी हैं, लेकिन खिलाड़ियों को जितनी सुविधाएं चाहिए उसका उतना अभी मैं कहिए कि उतनी उस अनुकूल नहीं है जितना होना चाहिए। तो हर जिले में उत्कृष्टता के सेंटर हों, खेल के मैदान हों, उनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान हों, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग मिल सके, उनको वो प्रॉपर गाइडेंस मिल सके।
तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसी महीने के अंत में हम लोग टैलेंट सर्च शुरू कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में भी जा रहे हैं। हम उम्मीद ये भी करते हैं कि अगले ओलंपिक जब हों तो मध्य प्रदेश के और ज़्यादा खिलाड़ी जाएं और हिंदुस्तान के लिए एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में पदक जीतें। तो वो सारी योजनाएं हम लोग बना रहे हैं। हमें वित्त विभाग का और माननीय खेल मंत्री और मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें सरकार के अलावा जो हमारी समाज है उसके प्रयासों की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमें अपने खिलाड़ियों को केवल उनको सुविधाएं नहीं देनी, उन्हें सम्मान भी देना है। जब खिलाड़ियों को समाज सम्मान देगा, हमारा कॉरपोरेट, हमारे निजी सेक्टर के लोग भी उनको सहयोग करेंगे, तो हमारे खिलाड़ी और अधिक उत्साह से काम करेंगे और पदक देश के लिए लाएंगे। सर, हमने हमारे चैनल पर एक कार्यक्रम रखा था, खेल एवं कल्याण विभाग के अधिकारी उसमें उपस्थित थे। हमारे दर्शकों की तरफ से सवाल आया था, वो मौजूद है कि आप मुखिया हैं इस विभाग के, तो लोगों का ये कहना है हरियाणा में, पंजाब में, कर्नाटका में, साउथ के कई राज्यों में, बिहार में खेलों में अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, गोल्ड मेडल लाते हैं, तो उनको शासकीय नौकरियों में प्राथमिकता मिलती है। मध्य प्रदेश की कोई ऐसी योजना है? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी इसी साल जो है एक बड़ी योजना बनाई है मध्य प्रदेश शासन ने कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जो खिलाड़ी पदक जीतेंगे उनको सीधे मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक बनाया जाएगा। उनकी लिखित और इंटरव्यू नहीं होंगे, उनके योग्यता खेल के आधार पर उनका चयन होगा। और जो लोग हमारे अंतर्राष्ट्रीय खेल जैसे ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ में पदक जीतेंगे उनको सीधा उप निरीक्षक बनाया जाएगा, बशर्ते वो शैक्षणिक योग्यताएं पूरी कर रही हों। तो ये हमारे 60 खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष पुलिस विभाग में आरक्षक और उप निरीक्षक होने का अवसर मिलेगा। हमारे विक्रम अवार्ड थे, जो पहले उसकी राशि 1 लाख थी, अब शासन ने 2 लाख कर दी है। पहले 10 विक्रम अवार्ड थे, अब 12 दिए जाते हैं और 6 महीने के अंदर उनको नौकरी भी मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश ने ये जो प्रयोग किए हैं उससे हमारे खिलाड़ियों का पलायन रुकेगा, वो दूसरी जगह जाने की जगह मध्य प्रदेश के लिए ही खेलेंगे, तो हमारे लिए अवसर और बढ़ेंगे। सर, मध्य प्रदेश चूंकि प्रगतिशील राज्यों में से आता है और इसमें स्पोर्ट्स से लेके, पुलिस से लेके, संस्कृति, 3 जगह आप रह के आपने अपनी प्रतिभा के अनुसार जन सामान्य को जोड़ने की हमेशा कोशिश की है, चाहे संस्कृति विभाग हो, चाहे खेल विभाग हो या पुलिस विभाग हो। आपको लगता है कि क्या ऐसा बचता है, क्योंकि हमारे दर्शकों के मन में कल को आपको इससे भी बड़ी और जिम्मेदारी कोई मिलती है, क्या ऐसा है आपके आगे की सोच में कि हम क्या ऐसा करें जो जनता के लिए तो प्रेरणादायक हो ही, साथ में जनता भी आपकी जो आपसे सीख लेके उस दिशा में आगे बढ़े? देखिए, मैं मानता हूं कि काम कोई भी हो जहां आप करते हैं वो बड़ा और छोटा नहीं होता। मैं मानता हूं कि काम अगर पूरी ईमानदारी से किया जाए, पूरी संवेदनाओं के साथ किया जाए, तो आप जहां भी काम करते हैं निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि हमारा तंत्र की सफलता इसी बात में है कि आम आदमी का हम कष्ट दूर कर पाए। ये सारे हमारे उपक्रम, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो शासन हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ये आम आदमी की तकलीफ दूर करने के लिए हैं। और जब आप आम आदमी की तकलीफ दूर करते हैं, उनकी शिकायतों का निवारण करते हैं, उनको मौके पर मदद उपलब्ध कराते हैं, अपराध को रोकते हैं, अपराधियों को पकड़ते हैं, किसी भी रूप में हम काम करते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि शासन जिस रूप में भी मुझे जिम्मेदारी देता है और देगा, मैं खरा उतरने की कोशिश करता हूं और हमेशा ये मान के चलता हूं कि जो आम आदमी है वही हमारा मूल्यांकन कर सकता है। हम मध्य प्रदेश के उस आम आदमी की सेवा के लिए हैं, चाहे खेल में हो, चाहे संस्कृति में हो या पुलिस में हो, जो हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम उसके दुख दर्द दूर करेंगे, उसके तकलीफ दूर करेंगे और उसको सहयोग करेंगे। सर, चूँकि हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और जो चर्चा है उसमें एक हमारे दर्शक ये जरूर मन में उनके विचार आ रहा होगा कि हम एक ऑनेस्ट, ईमानदार पुलिस अधिकारी, एक खेल प्रेमी, संस्कृति प्रेमी, हिंदी के प्रेमी से तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक और श्री पवन जैन जी की जो प्रतिभा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, और वो है कविता की। और यदि इस शख्सियत में जो सफर जिंदगी का इस शो में अगर आपकी एक कविता ना सुने हमारा दर्शक, तो शायद उसको निराशा होगी। क्या कोई ऐसा संदेश कविता के माध्यम से आप हमारे आखिरी प्रोग्राम के आखिरी में आपकी तरफ से एक ऐसी कविता आए जो हमारे दर्शकों को लगे कि क्योंकि आपकी प्रेरणादायक होती हैं हमेशा कविताएं, जो राह दिखाती हैं? देखिए, मैं ये दौर जो रहा पिछले 14-15 महीने का, कोरोना के कारण लोग घरों में रहे, अवसाद में रहे, लेकिन उस दौर में 2 नायक उभरे और उस पर पूरा हिंदुस्तान फक्र और गर्व कर सकता है।
सबसे बड़े नायक थे हमारे डॉक्टर। 1400 डॉक्टरों ने इस कोरोना काल में अपनी कुर्बानी देकर लाखों लोगों का जीवन बचाया है। लेकिन एक और योद्धा था कोरोना का जिस पर मुझे और फक्र है, क्योंकि मैं भी खाकी वर्दी पहनता हूं। हमारे खाकी के 2200 लोग शहीद हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय पुलिस बल के हों या राज्य पुलिस बल के हों, और ये दूसरों की हिफाजत के लिए शहीद हुए हैं। तो मैं उन सबको इन पंक्तियों के साथ नमन करना चाहता हूं। कौन कहता है सो गए हो तुम, सारे वतन के हो गए हो तुम। मैं उनके लिए ये कविता अर्पित करना चाहता हूं आपके माध्यम से। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, पा जाओ अपने पुराने रंग और ढंग, तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। लॉकडाउन में जब आप घरों में बंद पड़े थे, तब हम सड़क पर खाकी पहनकर आपकी सुरक्षा के लिए गली नुक्कड़ और चौराहों पर खड़े थे। किसी ज़रूरतमंद को अस्पताल पहुंचाने में, किसी बस्ती को सील करवाने में सबसे पहले हम ही तो आगे बढ़े थे। हाँ, खाकी पहनकर हम ही तो पहली पंक्ति में खड़े थे। लोगों को रोकने, टोकने और आइसोलेट करने में हमने लाठी, पत्थर और तलवारों के कितने बार सहे थे। किसने देखा था कि खाकी पर कितने रक्त बिंदु बहे थे। अरे डॉक्टरों, नर्सों को छोड़ सभी तो इस वायरस से सहमे और डरे थे, मगर हम खाकी पहनकर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद खड़े थे। बंद था शहर, बंद थी दुकानें, सन्नाटा भारी था। नाजुक वक्त में भी हर मुश्किल मौके पर पहुंचा वर्दीधारी था। लोगों का परिवार बचाने घंटों गश्त लगाते थे, पर अपने परिवार की खातिर हफ्तों घर नहीं जाते थे। यूं तो हमारे भी हजारों साथी इस महामारी की चपेट में पड़े थे, मगर फिर भी हम खाकी पहनकर अपने फर्ज पर अड़े थे। अंतिम पंक्तियां आप सबको अर्पित करना चाहता हूं। मुझे भी लगती है भूख और प्यास, मुझे भी लगती है भूख और प्यास, वाहनों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस। नींद और थकान मुझको सताती है, सच बताऊं नन्ही सी बिटिया ड्यूटी पर बहुत आया थी। घनघोर अंधेरे में भी हम मसाल थाम कर आगे बढ़े हैं, और हर मुसीबत के सामने कई कई दिनों तक पुलिस वाले अड़े हैं। टूट जाता लॉकडाउन का ही लॉक, अगर हम थोड़ा भी डगमगाते, फिर कैसे बेफिक्र होते बुजुर्ग और कैसे बच्चे मुस्कुराते, यदि जन जन का हौसला हम पुलिस वाले नहीं बढ़ाते। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान। क्या बात है, रोमांचित और रोंगटे खड़े कर देने वाली कविता, और जिसने सहारा दिया है। सलूट करते हैं आपके इस शिद्दत के साथ जो आपने बताया। सच्चाई यही है, आप जैसे ऑनेस्ट, आप जैसे कर्तव्यपरायण अधिकारी अगर हमें देश को मिलते हैं तो शायद हम ये जंग भी जीत सकते हैं और आने वाली हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हमारे साथ, हम साधना के दर्शकों को बताना चाहते हैं, हमारे साथ जो शख्सियत हमारे साथ है, जिनके बारे में हमने आपको बताया और उनसे सुना है, वो आम जनता के बीच, आम जनता की भाषा में, आम जनता के लिए 24 घंटे जीने की परिकल्पना लेके चलते हैं और उन्हीं के लिए साथ में रहते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। ऐसे पवन जैन सर के साथ हम आज चर्चा कर रहे थे। शख्सियत के रूप में हमारे साथ पवन जैन सर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए साधना न्यूज़ पर। नमस्कार।